Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षण विधियों का मॉडल नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों लेवल के लिए। टारगेट होना चाहिए कि सभी के 25 क्वेश्चन राइट हो। देखिए, इसके बाद में कुछ समय बाद में ही वंदना जादौन मैम की जो बुक है, उस बुक से बाल विकास के 100 प्रश्न वापस आ जा रहे हैं। भाग सेकंड है, बाल विकास के 100 प्रश्न करा चुका हूं, 100 प्रश्न और आएंगे और फिर इसके बाद 100 प्रश्न और आएंगे। मतलब नंबर 1 की जो यूनिट है उसके 300 प्रश्न उस बुक से मैं करवा दूंगा। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथियों, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। गूगल पे पीएन लोधा टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, आपको आ जाएगा। आप गूगल पे पीएन लोधा ही सर्च कर लीजिए, उसमें भी टेलीग्राम आ जाता है। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? कांट का, हब्स का, बेकन का और होगबेन का। तो साथियों देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण, ये दर्पण शब्द से पता याद होना चाहिए कि एक शब्द आ रहा है इसमें बेन। बेन मतलब सिस्टर भी जिसको बोलते हैं, बहन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में बेन भी बोलते हैं। तो बेन किस में देखती है, दर्पण में या कांच में देखती है। साथियों, इस प्रकार आप ये परिभाषा याद रख सकते हो। नॉर्मली बताया है मैंने। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 1 में। देखिए, गणित के प्लस विज्ञान के प्लस सामाजिक की प्लस हिंदी की प्लस सामान्य शिक्षण विधियां सभी के 30 क्वेश्चन है ये। तो यूं मत सोचना कि गणित का क्वेश्चन है तो गणित वालों के लिए, सभी के 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। साथियों, प्रश्न नंबर 2, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह निगमनात्मक विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है और गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। तो कौन सा कथन सही नहीं लग रहा आपको गणित की प्रकृति के संबंध में? बिल्कुल, अगर आपने प्रथम विकल्प लगाया है कि यह निगमनात्मक विज्ञान है तो यही आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यह कोई निगमनात्मक विज्ञान नहीं है बल्कि ये आगमनात्मक में इसको रखा जाएगा। साथियों, विकल्प 1 सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो एक शब्द को पकड़िए यहाँ पर, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप क्रियात्मक पक्ष में ही रहेगा, अतः दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। साथियों, प्रश्न संख्या 3 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आपके चौथा क्वेश्चन है, पढ़ने की योग्यता, उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों देखिए, उच्चारण की जांच प्रयोग करके थोड़ी करोगे आप। किसके आधार पे करोगे? मौखिक परीक्षा के आधार पे। पढ़ने की योग्यता, उच्चारण की जांच, इसके लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। साथियों, विकल्प 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 4 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष है, ये संप्रप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, या अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? साथियों, मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रचनात्मक और एक होता है योगात्मक। तो योगात्मक में सभी चीजें ऐड हो जाती है और योगात्मक का उद्देश्य होता है कि एक समय विशेष पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है, इसका पता योगात्मक से ही चलता है। विकल्प 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। जरूरी सूचना, आज से आपके रीट एग्जाम के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं साथियों, तो उससे संबंधित भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म जरूर भरें। आराम से देख करके फॉर्म भरना है, गलती नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते समय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, 6वां क्वेश्चन है, घोड़े को पानी के पास तो ले जाया जा सकता है परंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह किस कमी की ओर उल्लेख किया गया है? शक्ति की कमी, परिपक्वता की कमी, अभिप्रेरणा की कमी और इनमें से कोई नहीं। देखिए,
ये तैयारी या तत्परता का नियम या फिर जो आप नियम पूछा नहीं है, यहाँ पर कमी पूछा है कि किसकी कमी है। तो आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब वो खुद अगर अभिप्रेरित कार्य करने के लिए नहीं है तो फिर आप उससे कार्य नहीं करवा सकते। अभिप्रेरणा की कमी होगी यहाँ पर। विकल्प 3 सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वह परीक्षण जिससे किसी विषय विशेष इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है वह है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो देखिए, किसी विषय विशेष इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियां, तो त्रुटियों की जानकारी या पहचान हमेशा निदानात्मक परीक्षण में ही होगी। किसमें होगी? निदानात्मक परीक्षण में। विकल्प 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है एनसीईआरटी, नहीं सॉरी एनसीई है यहाँ पर, एनसीईआरटी जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो साथियों राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और राजस्थान में राज्य स्तर पर आरबीएससी द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। विकल्प यहाँ 1 सही है, राष्ट्रीय स्तर पूछा है तो। प्रश्न 9 पे आते हैं साथियों। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति और चर्चा पद्धति। राइट आंसर बताएं प्रश्न नंबर 9 का। तो प्रारंभिक स्तर पर आपसे पूछा है इतिहास शिक्षण के लिए, तो वो रहेगा, देखिए व्याख्यान तो होगा नहीं, चर्चा भी नहीं होगा, और प्रारंभिक पे रहेगा कहानी कथन पद्धति, क्योंकि कहानी कथन में छात्र कहानी के माध्यम से उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। विकल्प 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और इनमें से सभी। तो करके सीखना, अब व्याख्यान में तो करके सीखेंगे नहीं, तो इनमें से सभी भी गलत हो गया। अब जो कहानी विधि है उसमें भी सुना जाता है, सीखा नहीं जाता है करके, लेकिन साथियों जो योजना विधि है उसमें बालक करके सीखता है, इसलिए विकल्प 3 यहाँ आपका प्रश्न 10 में राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, समझकर आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? कि संसद की जो कार्य प्रणाली है उसको आप बच्चों को पढ़ाओगे कौन से तरीके से? व्याख्यान पद्धति से? मेरे हिसाब से इसको तो आप हर जगह गलत करोगे। कहानी पद्धति से ये हो सकता है। और देखते हैं, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन कराना और परियोजना कार्य। बताइए प्रश्न 11 का राइट आंसर। मित्रों राइट आंसर है तीसरा विकल्प, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन कराना। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 11 में, क्योंकि वाद विवाद का आयोजन भी संसद में बिल्कुल उसी प्रकार से होता है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ सही है। कार्य प्रणाली अच्छे तरीके से वो बच्चे समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है दिन रात का प्रत्यय समझने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु और इनमें से सभी। तो साथियों ग्लोब का प्रयोग आप दिन रात का संप्रत्यय बच्चों में कि भाई दिन रात कैसे बनते हैं ये बता सकते हो, कि पृथ्वी का आकार इस प्रकार का है ये बता सकते हो, स्थल जल का अनुपात इतना है पृथ्वी पर तो ये बता सकते हो। मतलब इनमें से सभी चौथा विकल्प सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। चलचित्र विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि, चलचित्र का मतलब होता है जो पिक्चर देखते हो ना आप, मूवी, चलचित्र वो चीज है ये, क्योंकि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है, क्योंकि यह सस्ता साधन है, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं होती और उपरोक्त सभी। समझकर आंसर देना इसका प्रश्न 13 का। बताए राइट आंसर। मित्रों राइट आंसर है प्रथम विकल्प, कि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यूनिक ये सस्ता साधन है इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये गलत है तो फिर सभी भी गलत हो गया। और इसका प्रयोग कर लोगे तो क्या पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी तो तब भी जरूरत, तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 13 में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, ये देखिए 14वां क्वेश्चन। पठनारंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि है। अनुकरण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि और देखो और कहो विधि। प्रश्न 4 में पठनारंभ की योग्यता के विकास के लिए मतलब बच्चे को आप पढ़ना सिखाओगे तो साथियों सर्वाधिक रुचिकर विधि। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला और दूसरा तो आप गलत कर दोगे। अब रही बात तीसरे की और चौथे की, तो कई जगह तीसरा भी राइट माना जा रहा है और कई जगह चौथा भी राइट माना जा रहा है। देखो और कहो विधि में छात्रों के सामने चित्र ऊपर बना होता है और नीचे चित्र का नाम लिखा होता है, देखो और कहो विधि। ध्वनि साम्य विधि में एक समान उच्चारित होने वाले शब्द बच्चे के सामने रखे जाते हैं, जैसे काका, जैसे मामा, नाना, चाची, मामी, दादी, इस प्रकार के शब्द। तो साथियों यहाँ पर वैसे तीसरा विकल्प सही है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं ये भी बेस्ट आंसर इसका हो सकता है साथियों। वैसे एग्जाम में दोनों को ही सही मानना पड़ेगा ऐसे विकल्प आने पर। चलिए प्रश्न नंबर 15, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया किसने? मैडम मारिया मोंटेसरी ने, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने, फ्रोबेल ने और हेनरी कोल्डवेल कुक ने। कोल्डवेल है ये। तो वाचन से पूर्व लेखन मतलब बच्चे को वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, छात्र में रटने है ये, क्या है ये? रटना होता है ना, रट्टा मारना एक तरह से। वो छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, दृष्टांत विधि से, व्याख्यान विधि से। तो बच्चा कौन सी विधि से रटेगा साथियों? देखिए आगमन से तो रटेगा नहीं क्योंकि वो खुद नियम निकालेगा। दृष्टांत में उदाहरण दिए जाएंगे तो उसमें भी नहीं रटेगा, बल्कि रटने की जो प्रवृत्ति है वो निगमन विधि से बढ़ती है। निगमन विधि से, क्योंकि निगमन विधि में पहले सूत्र नियम बता दिए जाते हैं, उनको रटा जाता है छात्र के द्वारा। तो इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं मित्रों। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन। देखिए आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता करने है, मतलब बच्चों ने उस चीज को आत्मीकरण कर लिया, अब फिर अर्थ ग्रहण की में सहायता मिले तो फिर उसके लिए मौन वाचन उपयुक्त रहता है साथियों, क्योंकि मौन रहकर बच्चा अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण उसका कर सकता है। विकल्प 3 सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 मित्रों, 18वां क्वेश्चन है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना और वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्यों करवाया जाता है? देखिए मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, किससे अर्थ ग्रहण में तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है और अर्थ ग्रहण करने में भी सहायता मिलती है। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है? कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का और निबंध शिक्षण का। कौन से शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना? प्रश्न 19 में राइट आंसर बताना है आपको, बताइए राइट आंसर। मित्रों ये गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि कहानी और निबंध दोनों गद्य में आ जाते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 साथियों, 20वां क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर और बालक की क्रियाशीलता पर। प्रश्न 20 का उलझा हुआ प्रश्न आप इसे कह सकते हो, बिल्कुल उलझा हुआ। प्रश्न 20 में राइट आंसर बताइए। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियां जो आ रही है इसमें विशेष बल किस पर दिया जा रहा है? साथियों इसका राइट आंसर है बालक की क्रियाशीलता पर। वैसे बुक में इसका आंसर 3 दे रखा था, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर, लेकिन शिक्षक की क्रियाशीलता तो पहले से ही चली आ रही है
और जो नवीन पद्धतियां आई हैं शिक्षण के लिए विशेष बल की पूछा है तो विशेष तो छात्र बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल दिया गया है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ सही मैं बता रहा हूं, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपके अनुसार 3 ही रहेगा। उलझा हुआ इसीलिए तो कहा है मैंने, क्योंकि मेरे अनुसार मैं चौथा बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन बुक में तीसरा दे रखा था साथियों। तो फिर आप कमेंट करके जरूर जाए प्रश्न 20 में 3 या 4 आपका दृष्टिकोण के अनुसार। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे मित्रों, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? अंग्रेजी से, संस्कृत से, अरबी से और फारसी से। सूत्र विधि सबसे पहले संस्कृत भाषा में चलती थी। बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से ही किताबें लिखी जाती थी साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 21 में कि जो व्याकरण में सूत्र विधि चल रही है वो संस्कृत भाषा से आई है व्याकरण के अंतर्गत। तो दूसरा विकल्प 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा चरण हर्बर्टीय विधि का नहीं है? हर्बर्ट की पंचपदी विधि जो है उसमें कौन सा चरण नहीं है साथियों? प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, तुलना और विशेषीकरण। राइट आंसर बताओ प्रश्न 22 में। देखिए प्रस्तावना तो उसमें है, तुलना भी है, विषयोपस्थापन का मतलब होता है साथियों प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। यहां पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं साथियों, पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है समवाय विधि, हर्बर्टीय विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि और व्याख्यान विधि। तो वह विधि जो पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है। अब इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है साथियों। पहले यूं बताइए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा हल और स्किनर के द्वारा दिया गया है। अब स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया और अभिकर्मित अनुदेशन विधि भी किसने दी है? B.F. स्किनर ने। तो इस प्रकार यहां पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है साथियों। विकल्प 3 सही है 23 में। मतलब वो जो चीज आपको याद नहीं है तो थोड़ा संबंध बना के याद रखने की कोशिश किया करो। प्रश्न नंबर 24, कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं? कि छात्र भी अपने विचारों का विचार बताएगा, अध्यापक भी अपने विचार बताएगा, तो उसको प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे, उसको विचार विमर्श विधि कहेंगे, उसको प्रयोजना विधि कहेंगे, या उसको सभी के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रश्न 24 में अध्यापक और छात्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है विचार विमर्श विधि। दूसरा विकल्प आपका सही है, क्योंकि विचार विमर्श मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, ये तो इसमें है। प्रश्नोत्तर में विचारों का आदान प्रदान थोड़ी होता है। प्रश्नोत्तर में तो अध्यापक प्रश्न कर रहे हैं तो उसके विचार कहाँ है उसमें? प्रश्न तो प्रश्न होता है, वो कोई विचार थोड़ी होता है। इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है। ओनली दूसरा विकल्प सही है 24 में। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से हिंदी गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? हिंदी गद्य शिक्षण के लिए अर्थबोध विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, खंडान्वय विधि। हिंदी गद्य शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी साथियों? प्रश्न 25 में राइट आंसर है अर्थबोध विधि, क्योंकि हिंदी में गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि ही अर्थबोध विधि होती है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि लिख लीजिए, अर्थबोध विधि है। गीत पद्य में चलेगी, अभिनय नाटक शिक्षण में, खंडान्वय पद्य में चलेगी साथियों। विकल्प 1 सही है 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है। कौन सी विधि पेस्टोलॉजी ने दी है साथियों? इसमें से मौखिक विधि दी है। तो लेखन शिक्षण है तो फिर मौखिक तो होगी नहीं। अनुकरण दी है, रचनात्मक दी है, या मोन्टेसरी? अब मोन्टेसरी तो मोन्टेसरी ने दी होगी। तो रचनात्मक या अनुकरण? पेस्टोलॉजी बताइए राइट आंसर। 2 विकल्प तो मैंने खुद ने बाहर निकाल दिए। जी हाँ, अनुकरण विधि पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है साथियों। विकल्प 2 सही है आपका प्रश्न 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, कवित्व विधि कहते हैं, कवित्व नहीं है ये, कवित्व लिखा था यहाँ पर, कवित्व विधि कहते हैं वाक्य शिक्षण विधि को, देखो और करो विधि को, करो और सुनो विधि को, और इनमें से कोई नहीं। तो कवित्व विधि किसे कहते हैं मित्रों? 27 में राइट आंसर है वाक्य शिक्षण विधि को कवित्व विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कवित्व विधि, वाक्य शिक्षण विधि को। विकल्प 1 सही है 27 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। हाँ, तो ये देखिए 28वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। समझो अब बात को कि खुद ही निरीक्षण कर रहा है, खुद ही चिंतन कर रहा है और खुद ही नियम निकाल रहा है। आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में और व्यास विधि में। तो साथियों व्याख्यान विधि में तो नियम निकाला ही नहीं जाता। व्यास विधि में भी, व्यास या भाष्य विधि ये तो पद्य की होती है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। निगमन में पहले नियम बता दिए जाते हैं अध्यापक द्वारा और छात्र फिर उनको उनके आधार पर हल करते हैं समस्या को। लेकिन आगमन विधि में छात्र खुद निरीक्षण करेगा, खुद चिंतन करेगा और खुद ही नियम निकालेगा। तो प्रथम विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर विकसित नवीन शिक्षण प्रणाली का नाम है। वाचन विधि, समवाय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। 29 में सभी प्रणालियों के गुणों को लेकर विकसित, सभी प्रणालियां किस में आ जाती है भाई? आगमन में तो सभी आएगी नहीं, निगमन में निगमन ही रहेगी। अब वाचन और समवाय, तो समवाय आपका राइट आंसर रहेगा। समवाय मतलब सभी की मिक्स। 29 में दूसरा विकल्प सही है। छोटा सा निवेदन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ये लाल बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है आपको। तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 30वां क्वेश्चन है, हर्बर्टीय विधि के कितने चरण माने गए हैं? 8, 5, 3, 4। कितने चरण हैं हर्बर्ट की विधि के? साथियों हर्बर्ट की पंचपदी मतलब हर्बर्ट की विधि में 5 पद है। कितने पद है? 5। विकल्प 2 सही है प्रश्न 30 में। वंदना जादव जी का जो बाल विकास का सेकंड पार्ट आ रहा है उसको जरूर अटेंड करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन साइकोलॉजी के 100 प्रश्न एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। जरूर ज्वाइन करें चैनल को, निःशुल्क मिलेगी वहाँ जो चीज़ें आप पैसे देकर खरीद रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।